मूवी की शुरुआत में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जिसमें एक का नाम केटी होता है। केटी अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है तो केटी की दोस्त उसे बताती है कि एक ऐसी वीडियो टेप भी है जिसे देखने के 7 दिन बाद आप मर जाते हो और देखने के फौरन बाद आपको एक फोन कॉल भी आती है। वही वीडियो टेप जिसे देखने के बाद एक फोन कॉल भी आता है जिसमें कहा जाता है कि आप 7 दिन बाद मारे जाओगे और ठीक 7 दिन बाद वो वीडियो देखने वाला मारा जाता है। ये सुन के केटी का रंग ही उड़ गया। उसने अपनी दोस्त को बताया कि पिछले हफ्ते ही वो अपने बॉयफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ पहाड़ों पे छुट्टियां मनाने गई थी। वहीं होटल में हमें एक वीडियो टेप मिला था जिसमें एक अजीब सा वीडियो था और जिसे देखने के बाद हमें एक फोन कॉल भी आया था और कहती है कि आज 7वां दिन है और इसके बाद वो मरने की एक्टिंग करने लगती है और तभी उसे अपनी मदर का कॉल आ जाता है जो कि उसे अपना ख्याल रखने को कहती हैं। फोन सुनने के बाद जब वो कमरे में जाती है तो वहाँ पे पहले से ही टीवी ऑन था। पहले तो उसे लगता है कि शायद उसकी दोस्त ने टीवी ऑन किया होगा और इसके बाद वो टीवी बंद कर देती है, लेकिन टीवी फिर से ऑन हो जाता है जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और टीवी का प्लग ही उतार देती है। तभी वो अपने रूम में जाती है तो उसे अपने रूम के बाहर पानी नजर आता है। अब केटी ने कांपते हाथों के साथ अपने कमरे का दरवाजा खोला और जिसके बाद उसके कमरे का टीवी खुद ब खुद ऑन हो गया जिसपे एक अजीब वीडियो चल रही थी और इसके साथ ही केटी की दर्दनाक चीख पूरे घर में गूंज उठी। केटी की इस कदर खौफनाक मौत देख के उसकी दोस्त तो पागल ही हो गई और उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा और केटी की मौत उसके दोस्तों और फैमिली के लिए सिर्फ एक राज बन के रह गई थी। सीन शिफ्ट होके एक लड़की पे जाता है जिसका नाम रिचल होता है। रिचल एक जर्नलिस्ट होती है और अपने बेटे को लेने के लिए उसके स्कूल में जाती है। उसकी टीचर रिचल को बताती है कि उनका बेटा आजकल बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। वो एक तरह की ड्राइंग बनाता है जिसमें किसी के मर्डर के बारे में बताया गया है और इसके बाद रिचल उसे बताती है कि कल ही उसकी कजन की डेथ हो गई है और इसी वजह से वो काफी परेशान है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ काफी क्लोज थे। इस पे टीचर उसे बताती है कि वो कल से ड्राइंग नहीं कर रहा बल्कि ये ड्राइंग करते हुए तकरीबन उसे 1 वीक हो चुका है और इसके बाद रिचल थोड़ी सी परेशान होती है और वहाँ से चली जाती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होके केटी के फ्यूनरल पे आता है। यहाँ पे केटी की माँ जो कि रिचल की बहन भी थी वो रिचल को बताती है कि उनकी बेटी की मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई है। वो एक नॉर्मल डेथ तो कतई नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी और बाहर को निकली हुई थी। उसके चेहरे का रंग काला हो चुका था और मुंह में खून जमा हुआ था और यूं लग रहा था कि जैसे उसने कोई बहुत ही खौफनाक चीज देख ली हो और उसके दिल की धड़कन रुक गई। और केटी की माँ रिचल को ये भी कहती है कि केटी तुम्हारी भी तो बहुत करीब थी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसकी मौत का सच सामने आना चाहिए? तुम एक जर्नलिस्ट हो, तुम उसकी मौत की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती? और इस पे रिचल ने केटी की माँ को तसल्ली दी कि वो इस मामले में कुछ न कुछ जरूर करेगी। रिचल अपने बेटे से भी पूछती है कि उसे कैसे पता था कि केटी मर जाएगी। इस पे उसका बेटा उसे बताता है कि केटी ने खुद बताया था कि वो कल मर जाएगी। रिचल केटी के फ्यूनरल में आए हुए उसके कुछ दोस्तों से भी सवाल पूछती है। वो उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने केटी के मरने से पहले उसके साथ कुछ अजीब होते हुए नोटिस किया। इस पे उसके एक दोस्त ने बताया कि केटी मरने से पहले अपने बॉयफ्रेंड और 2 दोस्तों के साथ पहाड़ पे छुट्टियां मनाने गई थी जहाँ पे एक होटल में उन्होंने एक अजीब सा वीडियो देखा और इस वीडियो टेप के देखने के 7 दिन बाद केटी की मौत हो गई। और हैरत की बात ये थी कि जिस दिन केटी मारी गई उसी दिन उसके बॉयफ्रेंड की एक ऊंचाई से गिर के मौत हो गई और उसके बाकी 2 दोस्त भी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ये सुन के केटी सोच में पड़ गई क्योंकि 4 दोस्तों का एक साथ वीडियो टेप देखना और इसके 7 दिन बाद मारे जाना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। रिचल केटी के कमरे में आती है और यहाँ पे कोई सुराग ढूंढने लगती है। तभी उसे यहाँ पे एक फोटो स्टूडियो का विजिटिंग कार्ड मिलता है जिसे देखने पे उसे पता लगता है कि केटी ने कुछ तस्वीरें अपनी प्रिंट करने के लिए यहाँ पे दी थी। और अगले ही दिन केटी उस दुकान पे पहुँच गई और वहाँ से उसने वो सारे फोटोग्राफ कलेक्ट किए जो कि केटी ने प्रिंट करने के लिए दिए थे, जिसमें उस जगह की सारी तस्वीरें थी जब वो अपने बॉयफ्रेंड और 2 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई थी। और एक फोटो में हम उसके एक दोस्त को टीवी पे वो वीडियो चलाते हुए भी देख सकते हैं। और उसके अगले ही फोटोज में रिचल को कुछ अजीब सा दिखा जिसमें बाकी सब तो ठीक नजर आ रहा था लेकिन केटी और उसके दोस्तों की तस्वीरें ब्लर नजर आ रही थी। और ये वो फोटो था जो कि उन्होंने वीडियो टेप देखने के बाद खींचा था। रिचल समझ नहीं पा रही थी कि सारी अजीब घटनाएं वीडियो टेप देखने के बाद ही क्यों हो रही थी। केटी और उसके दोस्तों ने वो टेप शटर इन होटल में देखी थी तो उसे पूरी उम्मीद थी कि ये टेप उसे वहीं पे मिल सकता है और इसीलिए वो बिना टाइम गवाए उस होटल की तरफ चल पड़ती है। और वहाँ पहुँच के उसने रिसेप्शनिस्ट को केटी
केटी और उसके दोस्तों की तस्वीर दिखाते हुए कहा, क्या आप इनको जानते हैं? ये लोग पिछले ही हफ्ते यहाँ पे ठहरे थे और रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि ये लोग केबल नंबर 12 में रुके थे और ये बार बार टीवी को लेके कंप्लेन कर रहे थे क्योंकि उनका डिस्कनेक्शन काम नहीं कर रहा था और इसीलिए टाइम पास करने के लिए वो यहाँ से एक वीडियो टेप लेके गए। और अब थोड़ी सी कोशिश करने के बाद रिचल वो वीडियो टेप हासिल कर लेती है और रिचल भी जल्द से जल्द ये टेप देखना चाहती थी और इसीलिए उसने केबल नंबर 12 बुक कर लिया जहाँ पे केटी और उसके दोस्त ठहरे थे। और यहाँ पे आके उसने वीडियो टेप प्ले किया जो कि कुछ अजीब सा था। एक कुआं जो कि ऊपर से कवर था और उसके चारों ओर से रोशनी आ रही थी और जो कि किसी रिंग की तरह दिखाई दे रहा था। और अगले ही सीन में बाल बनाती हुई एक औरत नजर आई और एक और मिरर जिसके अंदर एक बच्ची थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो अंधेरे की तरफ जा रही थी। और इसके बाद समंदर के किनारे पे मरे हुए घोड़े और एक जलता हुआ पेड़ नजर आया और साथ ही वीडियो में एक मक्खी भी नजर आ रही थी। और अंत में वो लड़की जो कि बाल बना रही थी उसने पानी में छलांग लगा के अपनी जान ले ली और इसी के साथ ही ये वीडियो फुटेज खत्म हो गया। रिचल समझ ही नहीं पाई कि आखिर ये वीडियो किस बारे में था कि इतने में फोन की घंटी बजती है। रिचल वो फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है 7 दिन और फोन कट गया। रिचल ये सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो गई और वो फौरन से अपने घर की तरफ निकल पड़ी और आते हुए वो वीडियो टेप भी उसने अपने साथ रख लिया था। और अब घर आते ही उसने अपने एक्स हस्बैंड को बुला लिया था जिसका नाम नोवा था और वो वीडियो एनालिस्ट था। और रिचल ने उसे केटी, उसके दोस्तों की मौत के बारे में और वीडियो टेप के बारे में सब कुछ बताया। और इसके बाद उसने नोवा से अपनी एक फोटो खींचने को कहा और जैसे ही नोवा ने उसकी तस्वीर ली तो वो फोटो देख के हैरान रह गया। फोटो में उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से वीडियो देखने के बाद केटी और उसके दोस्तों के चेहरे फोटो में धुंधले नजर आ रहे थे। और इसके बाद उसने रिचल की काफी ज्यादा तस्वीरें खींची लेकिन सभी में उसका चेहरा धुंधला ही आ रहा था। रिचल ने नोवा से कहा कि इस वीडियो टेप के अंदर कुछ तो अजीब है, इसे देखने के बाद मुझे भी फोन कॉल आया था और वीडियो टेप देखने के बाद से मेरा चेहरा भी हर फोटो में धुंधला नजर आ रहा है और मुझे डर है कि जिस तरह से वीडियो देखने के 7 दिन बाद केटी और उसके दोस्त मारे गए इसी तरह मेरी मौत भी हो जाएगी। हालांकि नोवा को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि एक वीडियो टेप देखने से किसी की मौत कैसे हो सकती है। और अब नोवा ने भी वो वीडियो ऑन की और सारी वीडियो देख डाली और नोवा को अभी भी वो वीडियो टेप सिर्फ एक मजाक ही लग रहा था। तभी फोन की घंटी बजी लेकिन रिचल ने अपने हस्बैंड को वो फोन उठाने से मना कर दिया और अब घंटी बजती रही और फोन अपने आप ही बंद हो गया। और रिचल को इस तरह से परेशान देख के नोवा ने कहा, घबराओ नहीं, तुम इस वीडियो टेप की एक कॉपी मुझे बना के दो, मैं इसका एनालिसिस करता हूँ और इसके बारे में मजीद पता करने की कोशिश करता हूँ। और अब अगले दिन इस वीडियो की कॉपी लेके रिचल नोवा के पास पहुंची और अब इस वीडियो का एनालिसिस करने के बाद इसने रिचल को उसने बताया कि हर वीडियो टेप के अंदर एक वीडियो ट्रैक होता है जिससे कि ये पता किया जा सकता है कि ये वीडियो किस कैमरे से रिकॉर्ड हुई है। लेकिन इस वीडियो के अंदर कोई भी वीडियो ट्रैक नहीं है जिसका मतलब साफ है कि ये वीडियो किसी भी कैमरे से रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, जो कि नामुमकिन सी बात है। और इसके बाद वो वीडियो को स्लो करके फ्रेम बाय फ्रेम देखने लगे। तभी आईने का सीन देखते हुए उन्होंने नोटिस किया कि वो तस्वीर बिल्कुल सीधे एंगल से ली गई थी और ऐसे में इस फोटो के अंदर कैमरे का रिफ्लेक्शन नजर आना चाहिए था लेकिन उसमें कोई कैमरा दिखाई नहीं दे रहा था। और रिचल इस वीडियो के अंदर एक लाइट हाउस को भी देखती है जिसके बारे में वो पता लगाना शुरू कर देती है। रिचल को वो वीडियो देखे 3 दिन गुजर चुके थे और अब वो केटी की दोस्त के पास जाती है जो कि पागल खाने में थी और वो केटी के साथ उसी दिन थी जिस दिन उसकी मौत हुई थी। और वो उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था और वो कहती है 4 दिन बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। रिचल अब इस वीडियो के बारे में मजीद पता करने लगती है और इस लाइट हाउस के बारे में भी। और तभी उसे पता लगता है कि ये लाइट हाउस एक आइलैंड पे है और इस लाइट हाउस के पास वो कुछ लेडीज को देखती है और इन लेडीज के अंदर एक लेडी की तस्वीर भी थी जिसको इसने वीडियो के अंदर बाल बनाते हुए देखा था और इस लड़की का नाम एना मॉर्गन था। एना मॉर्गन को घोड़े पालने का बहुत शौक था और एक दिन उसके घोड़े समंदर में डूब के मरते गए लेकिन इन घोड़ों के मरने की वजह सामने ना आ सकी। रिचल ने जब इस औरत के बारे में मजीद छानबीन की तो पता चला कि उसका नाम एना मॉर्गन था। एना और उसका हस्बैंड रिचर्ड हॉर्स ब्रीडर थे। उनका घोड़ों का एक बड़ा फार्म था। हॉर्स ब्रीडिंग के लिए उन्हें काफी अवार्ड्स मिल चुके थे और उनके घोड़े हमेशा हॉर्स जंपिंग में अवार्ड जीता करते थे। लेकिन एक समय न जाने क्या हुआ, उनके घोड़े अचानक से मरने लगे और समंदर में कूद के अपनी जान देने लगे और उस वक्त लगभग उनके 3 दर्जन घोड़ों ने सुसाइड कर लिया था। और इसके कुछ अरसे के बाद
एना मॉर्गन की भी ज़हनी हालत खराब हो गई और जिसके बाद उसे एक डॉक्टर की सलाह पे हॉस्पिटल में भी एडमिट रहना पड़ा। लेकिन एना की हालत में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ और आखिरकार उसने भी अपने घोड़ों की तरह पानी में कूद के अपनी जान दे दी। और इसके बाद एक अजीब बात हुई, एना के सुसाइड करने के बाद उसके बाकी घोड़े भी ठीक होने लगे। और इसके बाद रिचल ने बहुत ज्यादा कोशिश की ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर एना और उसके घोड़े पागल क्यों हो गए और एना के मरने के साथ ही ये घोड़े ठीक कैसे हो गए। और दूसरी तरफ हम नोवा को देखते हैं जो कि सामान लेने के लिए एक स्टोर में आया हुआ था। तभी नोवा की नजर वहाँ पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में पड़ती है और उसने नोटिस किया कि उसमें उसका चेहरा धुंधला नजर आ रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि वीडियो टेप देखने के बाद कैटी, उसके फ्रेंड्स और रिचल का चेहरा फोटोज में धुंधला नजर आ रहा था। नोवा ये देख के घबरा गया और फौरन उस जगह से चला गया। और इधर लाइब्रेरी में काफी देर छानबीन करने के बाद रिचल अपने घर में पहुंची। तभी वो देखती है कि उसके बेटे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और उसमें से हल्की सी रोशनी बाहर को आ रही थी। और उसने जैसे ही दरवाजा खुला तो आगे का सीन देख के वो काफी ज्यादा खौफजदा हो गई। उसने देखा कि कुर्सी पे सफेद गोंद पहने हुए एक लड़की बैठी हुई थी और उसकी कुर्सी के आसपास पानी फैला हुआ था। और रिचल डरी सहमी उस लड़की की तरफ बढ़ने लगी और उसने देखा कि इस लड़की का चेहरा उसके घने गहरे बालों से ढका हुआ था। और रिचल ने डरते हुए उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी इस लड़की ने झपट के उसकी बाजू पकड़ ली और अगले ही पल रिचल चीखती हुई अपने बेड से उठी। दरअसल वो रिचल का एक बुरा सपना था, लेकिन उसे अपनी बाजू पे अभी भी उस लड़की की पकड़ महसूस हो रही थी। और उसने अपनी स्लीव ऊपर करके अपनी बाजू पे नजर डाली और वो देख के हैरान रह गई क्योंकि उसकी बाजू पे अभी भी उस लड़की के हाथ के निशान मौजूद थे। और इसे देख के रिचल बहुत ज्यादा डर गई और वो यहाँ से उठ के फौरन से अपने बेटे के कमरे में आई, लेकिन उसका बेटा अपने कमरे में नहीं था। और अब वो अपने बेटे को ढूंढते हुए लिविंग रूम में पहुंची, लेकिन वहाँ का नजारा देख के उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसका बेटा टीवी के सामने बैठा हुआ वही वीडियो देख रहा था। रिचल ने फौरन वो टीवी बंद कर दिया और वीडियो टेप निकाल के उसे फेंक दिया। और उसने अपने बेटे को डांटते हुए पूछा कि तुमने ये वीडियो टेप क्यों देखा। इस पे एड ने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और जब मैंने टीवी ऑन किया तो ये वीडियो खुद ब खुद चल पड़ा। और अब रिचल रोते हुए खुद को कोसने लगी क्योंकि उसने वीडियो प्लेयर के अंदर वो वीडियो लगा छोड़ दिया था। और अब फोन की घंटी बजी, लेकिन रिचल ने वो फोन नहीं उठाया। तभी थोड़ी देर बाद फोन की घंटी फिर से बजती है और अब रिचल फोन उठा के पूरी ताकत से चला और कहा मेरे बेटे से दूर हो। लेकिन वो वीडियो टेप देखने के बाद आने वाला कॉल नहीं था, बल्कि नोवा का कॉल था जो कि रिचल से मिलने के लिए ही आ रहा था। और अब नोवा को भी सारी फोटोज के अंदर अपना चेहरा धुंधला नजर आ रहा था और नोवा ने उसे सारी घटना के बारे में बताया। जबकि दूसरी तरफ रिचल ने भी रोते हुए उसे बताया कि हमारे बेटे एडन ने भी वो वीडियो टेप देख लिया है। और ये सुनते ही नोवा भी बेचैन हो गया और अब उनके बेटे की जिंदगी का मसला था और रिचल को जल्द ही जल्द इस राज से पर्दा उठाना था। और अब रिचल ने उस लाइट हाउस में पहुंचने का फैसला कर लिया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने बेटे को अपनी बहन के घर छोड़ा। और उस वक्त कार में बैठा हुआ एडन एक घर की तस्वीर बना रहा था और एडन ने उसे बताया कि ये ड्राइंग वो रिचल के लिए ही बना रहा है। और अब उसके बेटे ने ये ड्राइंग कंप्लीट करके अपनी माँ को दे दी। और अब एडन को अपनी बहन के घर छोड़ने के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। और अब रिचल ने इस केस पे की हुई सारी सर्च नोवा को देते हुए कहा कि जब तक मैं उस लाइट हाउस में जाती हूँ तुम उस डॉक्टर के पास जाओ जहाँ पे एना मॉर्गन का इलाज हो रहा था और वहाँ से तुम एना मॉर्गन का रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश करो। और अब दोनों अपने अपने काम पे लग चुके थे। तभी उसने रास्ते में एना मॉर्गन के बारे में की हुई सारी सर्च को एक दफा फिर से पढ़ा, जिसमें एना मॉर्गन की एक बेटी के बारे में जिक्र था। और रिचल को ये जान के हैरानगी हुई कि एना मॉर्गन की कोई बेटी भी थी। तभी रिचल को अपने सपने में आई हुई उस लड़की के बारे में ख्याल आया। तभी उसे शक होने लगा कहीं वो लड़की एना मॉर्गन की बेटी तो नहीं। तभी एना की नजर उस शिप में मौजूद एक कंटेनर पे गई और जब रिचल ने उस कंटेनर के पास जाके देखा तो उस कंटेनर में एक घोड़ा बंधा हुआ था। और रिचल को देख के वो घोड़ा अचानक से जैसे पागल ही हो गया और चेन तोड़ के कंटेनर से बाहर भाग निकला। और लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस बेकाबू घोड़े ने भागते हुए पानी में छलांग लगा दी और शिप उस घोड़े के ऊपर से गुजर गया और उस घोड़े के खून से सारा समंदर लाल हो गया। और इस खौफनाक हादसे के बाद आखिरकार रिचर्ड एना मॉर्गन के उस घर तक पहुंच गई और वहां पे उसकी मुलाकात एना मॉर्गन के हस्बैंड से हुई। और उसके हस्बैंड को बताया कि वो एक जर्नलिस्ट है और वो एना मॉर्गन की गुजरी जिंदगी के ऊपर एक बुक लिखना चाहती है। और बातों ही बातों में उस वीडियो और उसकी
उसकी बेटी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसे सुन के वो आदमी गुस्से में आ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा कि मेरी कोई बेटी नहीं है। और इसके बाद वो गुस्से से यहाँ से चला गया। और जब रिचल इस घर के बाहर पहुंची तो इसने नोटिस किया कि ये घर बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि उसके बेटे ने ड्राइंग में बनाया था। और उसने बैग से वो ड्राइंग निकाली, ये सेम वही घर था। यहाँ तक कि इस घर के बाहर मौजूद झूला भी एडन ने अपनी ड्राइंग में बनाया था। और साथ ही उसने नोटिस किया कि उसकी बेटी की बनाई हुई ड्राइंग में कुछ घोड़े, एक मर्द और औरत और उनके साथ एक बच्ची थी जिसका चेहरा बालों से ढपा हुआ था, बिल्कुल उस भयानक बच्ची की तरह जो रिचल को उसके सपने में आई थी। ये देख के रिचल ने फौरन अपने बेटे को कॉल की और उससे पूछा कि जो ड्राइंग तुमने बनाई है क्या तुमने ये सब कुछ पहले देखा है। उसने कहा नहीं, मुझे ये सब कुछ वो छोटी लड़की दिखाती है और उसी ने मुझे ये ड्राइंग बनाने को कहा है। और ये सुन के रिचल समझ गई कि एडन उस सपने में आई हुई लड़की के बारे में ही बात कर रहा है। और रिचल ने उससे पूछा क्या उसने तुम्हें घोड़े भी दिखाए हैं। तो उसके बेटे ने बताया कि वो कहती है कि उसे घोड़े और अस्तबल से नफरत है क्योंकि घोड़े उसे सोने नहीं देते हैं। और इस पे रिचल ने पूछा तुम्हें पता है कि वो लड़की कहाँ रहती है। इस पे एडन ने जवाब दिया कि वो लड़की एक अंधेरी जगह पे रहती है, लेकिन वो जगह कहाँ है ये मैं नहीं जानता। और इसके बाद रिचल उस आइलैंड में रहने वाली एक लोकल डॉक्टर से मिली जिसने कुछ अरसे के लिए एना का इलाज किया था। और जब रिचल ने डॉक्टर से एना और उसकी बेटी के बारे में पूछा तो थोड़ी देर के लिए उस डॉक्टर का चेहरा भी डर से जर्द पड़ गया। और कुछ देर खामोश रहने के बाद डॉक्टर ने रिचल को बताया, उसने बताया कि शोहरत और पैसा होने के बावजूद भी एना खुश नहीं थी क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी और इसी वजह से वो अक्सर डिप्रेशन में रहती थी। और इसके बाद एक दिन एना और उसके हस्बैंड इस आइलैंड से बाहर चले गए और जब वो लौटे तो उनके साथ एक छोटी बच्ची थी जिसे उन्होंने गोद लिया था जिसका नाम था समारा। डॉक्टर ने आगे बताया कि समारा के आने के बाद एना खुश रहने लगी थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं टिकी क्योंकि कुछ अरसे बाद एना मेरे पास इलाज के लिए आई जो कि एक दिमागी बीमारी से जूझ रही थी। और उसने बताया कि उसे हेलुसिनेशन होते हैं और उसे अपने इर्द गिर्द भयानक चीजें होती नजर आती हैं। और ऐसा उसी वक्त होता है जब समारा उसके आसपास होती है। और इसके बाद से उसके घोड़े भी मरने लगे थे। और इसके बाद रिचल एना मॉर्गन के घर जाती है, उसके घर में एक टेप को ऑन करती है जहाँ पे हम पहली बार उसकी बेटी समारा को देख पाते हैं। और इस वीडियो टेप के अंदर समारा ये एडमिट करती है कि उसने सभी को मारा है। असल में समारा के पास एक सुपर नेचुरल पावर थी जिससे कि वो घोड़ों को विजन दिखाती थी और वो मर जाते थे, यानी कि वो अपनी पावर का मिसयूज कर रही थी। और वो एक अच्छी इंसान भी नहीं थी क्योंकि उसने कहा था कि वो ऐसे ही लोगों को मारती रहेगी। और तभी वहाँ पे एना का हस्बैंड आ जाता है और वो आते ही रिचर्ड पे हमला कर देता है। इस पे रिचर्ड उस पे चिल्ला के कहती है कि वो उसकी मदद करे क्योंकि उसके बेटे ने भी ये वीडियो देख ली है और इसके 7 दिन बाद वो मर जाएगा। इस पे वो आदमी कहता है कि समारा लोगों को मारती रहेगी। और हैरत की बात यह है कि वो सोती भी नहीं है। और इसके बाद उस आदमी ने टीवी बोर्ड उठाया और बाथरूम की तरफ चल पड़ा। और रिचल ने उससे पूछा कि तुमने अपनी बेटी समारा के साथ क्या किया, क्या तुमने उसे मार डाला। लेकिन उसे अनसुना करते हुए वो बाथरूम में आ गया जहाँ पे उसने टब को पानी से भरा हुआ था और वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर बिछा के अपनी मौत का इंतजाम कर रखा था। और उसने अपने गले में लगा हुआ इलेक्ट्रिक बोर्ड बिजली के साथ कनेक्ट कर दिया। और रिचल ने उसे स्विच ऑन करने से मना किया, लेकिन उस आदमी ने कहा कि समारा कभी मुझे से जीने नहीं देगी। वो हर वक्त मेरे कानों में फुसफुसाती है और मुझे भयानक मंजर दिखाती है और अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहते हुए उसने बाथटब में आके बिजली का स्विच ऑन कर दिया जिससे कि पानी में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गई और एक झटके में ही उसकी मौत हो गई। ये देख के रिचर्ड चीखने चिल्लाने लगी। तभी नोवा वहाँ पे पहुँच गया और उसने डरी हुई रिचर्ड को शांत किया। और इस आदमी की मौत के साथ ही रिचर्ड समारा को तलाश करने की उम्मीद भी खो चुकी थी। तभी रिचर्ड को एक बात याद आई कि उसके बेटे ने कहा था कि इस छोटी बच्ची यानी समारा को घोड़ों का अस्तबल पसंद नहीं और घोड़े उसे सोने नहीं देते। और रिचल उसी वक्त ताला तोड़ के अस्तबल में जा पहुंची और अंदर पहुंच के उन्होंने देखा वहां पे एक लंबी सीढ़ी लगी हुई थी जो कि ऊपर मौजूद एटिक से टिकी हुई थी।
और अब दोनों सीढ़ी चढ़ के एटिक पे पहुंच गए और उस एटिक में मौजूद बच्चे और खिलौनों को देख के यूं लग रहा था जैसा कि समारोह को यहाँ पे कैद करके रखा जा रहा था। और इतने में नोवा की नजर दीवार पे लगे वॉलपेपर पे पड़ी जिसका थोड़ा सा हिस्सा जला हुआ था और उसने रिचर्ड को भी वहाँ पे बुलाया और दोनों ने मिलके उस वॉलपेपर को फाड़ दिया और उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक दरख्त की तस्वीर बनी हुई थी और ये बिल्कुल वैसा ही पेड़ था जो कि वीडियो टेप में जलता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी रिचर्ड को याद आया कि सेम ऐसा ही पेड़ उसने होटल के सामने देखा था, वही होटल जहाँ पे कैटी को वो वीडियो टेप मिला था जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। और अब रिचर्ड को यकीन हो चुका था कि इस होटल का जरूर समारा से कोई न कोई संबंध है। और अब रिचर्ड और नोवा फौरन से उस होटल की तरफ निकल पड़े और थोड़ी ही देर बाद वो होटल में पहुंच गए और ये सीधे होटल के केबिन नंबर 12 में आ गए। और आज रिचर्ड को वो वीडियो टेप देखे हुए 7 दिन हो गए थे। शाम ढलने को आई थी और रिचर्ड ने खिड़की से उस पेड़ को देखा और ढलते हुए सूरज की लाल रोशनी में उसे लग रहा था कि जैसे ये पेड़ जल रहा है, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई क्लू नजर नहीं आ रहा था। और अब रिचर्ड ने नोवा को बताया कि आज से 7 दिन पहले सूरज ढलने के बाद मैंने वो वीडियो टेप देखा था, तो हो सकता है कि आज सूरज ढलने के बाद मैं मर जाऊं। और अब नोवा को रिचर्ड को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और इसी फ्रस्ट्रेशन में आके वो केबिन पे पड़े हुए सारे सामान को नीचे फेंकने लगता है। और इसी दौरान एक शीशे का जार टूट गया जिसमें कुछ बॉल्स पड़े हुए थे और उसमें से बॉल निकल के एक जगह पे इकट्ठे हो गए मानो जैसे वहाँ पे कोई गड्ढा हो। और अब नोवा और रिचर्ड ने वहाँ से कारपेट उठा के देखा तो जैसे वो फर्श गीला हो और पानी की वजह से सड़ गया हो, लेकिन ये पानी कहाँ से आ रहा था। और ये जानने के लिए कुल्हाड़ी से नोवा ने वो फर्श तोड़ डाला। उन्होंने देखा कि फर्श में एक कुआं था जिसपे एक ढक्कन लगा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही कुआं जो कि उन्होंने वीडियो में देखा था। उन दोनों ने ढक्कन उठाया और टॉर्च से उस कुएं के अंदर देखा। वो कुआं काफी गहरा था और वहाँ सवाए अंधेरे के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने बेटे की एक बात याद आती है जब उसने कहा था कि समारा एक अंधेरी जगह पे रहती है। और रिचल समझ गई कि वो अंधेरी जगह वो कुआं ही है। रिचल उस कुएं के अंदर जाना चाहती थी और इसीलिए वो पत्थर फेंक के कुएं की गहराई का अंदाजा लगाती है। तभी उनके साथ कुछ अजीब होता है। कुएं के इर्द गिर्द लगी हुई कीलें बाहर निकलने लगती हैं और ये दोनों अभी कुएं में झांक ही रहे थे तभी वहाँ पे ढेर सारी मक्खियाँ बाहर निकली और उनके ऊपर झूमने लगी। और अब सारी कीलें वहाँ से उखड़ जाती हैं जिसकी वजह से वहाँ पे रखा हुआ टीवी सरक जाता है और रिचल सीधा कुएं में जा गिरी, जिसे देख के नोवा की तो जान ही निकल जाती है। वो चिल्ला चिल्ला के रिचर्ड को आवाजें देने लगता है। खुशकिस्मती से वो कुआं सूखा नहीं था जिसकी वजह से रिचल की जान बच जाती है। और अब रिचल ने चिल्ला के नोवा को बताया कि वो ठीक है। और इसी बीच में रिचल ने टॉर्च लगा के सारी जगह का मायना किया तो उसे पता चला कि दीवार पे सारी तरफ खरोच के निशान थे, मानो जैसे किसी ने अपने नाखूनों के साथ कुएं की दीवार खरोची हो। और तभी वहाँ पे रिचल को किसी का टूटा हुआ नाखून भी मिला और अभी वो इस नाखून को देख ही रही थी तभी कुएं का ढक्कन खुद ब खुद बंद हो गया। रिचल घबरा गई और इतने में उसे पानी में कुछ महसूस हुआ और जब उसने पानी में अपना हाथ डाला तो उसके हाथ में किसी के बाल आ गए और अगले ही पल पानी से एक हाथ निकला और उसकी कलाई को दबोच लिया। और इसी बीच में रिचल को अपने माइंड में एक विजुअल नजर आया। उसने देखा कि इसी कुएं के पास समारा खड़ी है और ये उस वक्त की बात है जब समारा और उसकी माँ हॉस्पिटल से वापस आए थे। और उसके बाद समारा और एना छुट्टियां बताने के लिए उसी होटल में रुके थे जहाँ पे कैटी और उसके दोस्त रहे थे। और उस वक्त इस कुएं के आसपास कोई भी केबिन नहीं बनाया गया था। अभी एना समारा के पास आई और उसे कहा, मुझे माफ करना मेरी बच्ची, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ लेकिन इसी में हम सबकी भलाई है। और ये कहते हुए उसने समारा को कुएं में फेंक दिया और कुएं का ढक्कन बंद करके वहाँ से चली गई। और उस वक्त भी कुएं में कम पानी था जिसकी वजह से समारा की जान बच गई। और इसके बाद रिचल अपनी दुनिया में वापस आ गई और उसने सोचा कि जब समारा को जिंदा दफन किया गया तो वो कितनी तड़पी होगी। वो भूख से बेहाल होके कुएं की दीवारों को नोचने लगी होगी और आखिर में तड़प तड़प के उसने दम तोड़ दिया होगा। और अब समारा का दर्द महसूस करते हुए रिचल की आंखें भर आई और तभी उसने देखा कि उसकी बाजू पे जो समारा के हाथों के निशान थे वो खत्म हो गए हैं। और अगले ही पल समारा की लाश पानी के ऊपर आ गई और देखते ही देखते कंगाल में बदल गई जैसे कि उसकी आत्मा को आज मुक्ति मिली हो। और अब इसी दौरान नोवा ने पुलिस को वहाँ बुला लिया था और उन्होंने रिचल को सही सलामत कुएं से बाहर निकाल लिया। रिचल ने नोवा और पुलिस को सारा की सारी कहानी बयान कर दी और जिसके बाद पुलिस ने भी समारा की लाश कुएं से बरामद कर ली। और नोवा ने बताया कि पुलिस अगले ही हफ्ते समारा की लाश को दफना देगी। और इसके बाद नोवा ने कहा शायद समारा यही चाहती थी कि उसकी कहानी हम सबको पता लगे और उसके साथ इंसाफ हो।
और चूंकि अब समारा को मुक्ति मिल चुकी है इसीलिए हम सब सेफ हैं। और इसके बाद नोवा ने रिचल से पूछा कि आखिर कुएं में गिरने के बाद समारा कितने दिन तक जिंदा रही होगी। और रिचल ने जवाब दिया 7 दिन, क्योंकि ऐसे हालातों में इंसान 7 दिन ही जिंदा रह सकता है। और यही वजह थी कि समारा के श्राप से ही लोगों की 7 दिन के अंदर मौत हो जाती थी। और इसके बाद रिचल और नोवा वहाँ से चले आए। नोवा रिचल और उसके बेटे को घर में छोड़ के अपने घर चला गया। उस वक्त एडन सो रहा था। अब अगली सुबह जब एडन उठा तो उसने अपनी माँ से पूछा कि उस लड़की का क्या हुआ, क्या अभी भी वो अंधेरी जगह पे है। इस पे रिचल ने कहा नहीं, हमने इसे कुएं से निकाल दिया है और अब उसे मुक्ति मिल जाएगी। ये सुन के एडन घबरा के उठ बैठा। इस पे एडन ने कहा कि ये आपने क्या किया, अभी तक आप समझ नहीं पाई, वो अब तक कुएं में कैद थी और आपने उसे आजाद कर दिया। और एडन के इतना कहते हुए रिचल की नजर उसके बाजू पे पड़ी। उसने देखा कि एडन के बाजू पे भी समारा के पकड़ के निशान थे और इसके अगले ही पल एडन की नाक से खून बहने लगा। और ये देख के रिचल सदमे में आ गई। इसे हमें पता लगता है कि शुरुआत में तो समारा एक बच्ची थी और उसे अपनी शक्तियों पे कंट्रोल नहीं था और इसीलिए ना चाहते हुए भी वो अपनी माँ और आइलैंड के दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन समारा की माँ ने जिस तरह से उसे तड़पा के मारा था, इससे समारा के अंदर इंसानियत खत्म हो गई थी और उसकी नफरत ने समारा को एक शैतान बना दिया था। मरने के बाद उसकी आत्मा अब तक कुएं में कैद थी और वो बदला लेने के लिए तड़प रही थी। वो हर एक इंसान को उसी तरह तड़पा के मारना चाहती थी जिस तरह से वो मरी थी। और चूंकि वो कुएं से नहीं निकल सकती थी और इसीलिए उसने अपनी शक्तियों का यूज करते हुए वो वीडियो बनाई थी। और जिस तरह से वो 7 दिन में तड़प के मरी थी, इसी तरह वीडियो देखने वालों को वो बताती थी कि उनकी मौत भी 7 दिन के अंदर हो जाएगी, ताकि वो 7 दिनों तक मौत के खौफ में जिए। और इसके बाद वो अपने शक्तियों के जरिए से उन्हें कुछ ऐसा भयानक दिखाती थी जिसकी वजह से या तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता और वो मर जाते या फिर अपनी जान दे देते। और अब तक तो वो प्रोजेक्शन दिखा के ही लोगों को मार रही थी, लेकिन अब रिचल ने अनजाने में ही से ही समारा की आत्मा को कुएं से आजाद कर दिया था और अब न जाने समारा क्या करने वाली थी। और ये सोच के ही रिचल कांप गई। और आज नोवा को भी वो वीडियो देखे हुए 7 दिन पूरे हो चुके थे और अब इसीलिए रिचल फौरन से नोवा के घर की तरफ जाती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि रिचल अपने काम में बिजी था। तभी नोवा के कमरे में रखा हुआ टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है और उसमें एक वीडियो प्ले हो गया। वीडियो में एक कुआं नजर आ रहा था और उस कुएं से समारा बाहर निकली और लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। और समारा देखते ही देखते टीवी स्क्रीन से बाहर निकल आई और उठ के एक नजर नोवा की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत और गुस्से को हम देख सकते थे और समारा की आंखों को देखते ही जैसे नोवा का कलेजा ही मुंह को आ गया और अगले ही पल उसकी दर्दनाक चीख पूरे घर में गूंज उठी। अब थोड़ी देर बाद रिचल नोवा के घर में आ पहुंची और अब जब रिचल उसके पास गई और उसका चेहरा देख के रिचल की चीख निकल गई। नोवा मर चुका था और अब परेशान हाल रिचल अपने घर को लौट आई और गुस्से में इस वीडियो टेप को तोड़ के उसे आग में जला दिया। लेकिन रिचल को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वीडियो देखे उसके भी तो 7 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन समारा ने उसे क्यों नहीं मारा। उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से समारा ने उसे छोड़ दिया। तभी उसे याद आया कि उसने इस वीडियो की डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी और इसे नोवा को एनालिसिस करने के लिए दिया था। और अब रिचल समझ गई कि समारा अपने वीडियो टेप को हर एक इंसान तक पहुंचाना चाहती है और उन्हें सता के मारना चाहती है। यानी अगर वीडियो देखने के बाद 7 दिन के अंदर कोई इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के किसी को दे तो समारा उसकी जान बख्श देती है। और अब ये बात समझ आते ही रिचर्ड ने अपने बेटे के हाथों से इस वीडियो की डुप्लीकेट कॉपी बनवाई और अब ये ना खत्म होने वाला कर्ज दूसरों की जान लेता रहेगा।